अच्छा जी, इधर सब लोग जो लास्ट में बैठे हुए हैं, लास्ट वीक हम लोगों ने अपने सेशन को सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाकी सब मॉड्यूल्स के साथ क्लोज किया था और आप लोगों ने वेबसाइट्स का जो मॉड्यूल है अपना वर्डप्रेस एसईओ का, वो सभी लोगों ने वर्डप्रेस के ऊपर रहते हुए और उसकी एसईओ एंड ये सॉन ये सारा कुछ कवर कर लिया हुआ है, राइट? आप दोनों बैचेस ने ये सब कुछ यहाँ तक कवर कर लिया हुआ है कि कैसे हमने वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट्स को बनाना है, कैसे उसकी एसईओ की रैंकिंग करनी है और कैसे उसको अपने गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे टॉप के ऊपर रैंक करवाना है, राइट? यहाँ तक सबने कवर कर लिया हुआ। हमारे पास वेबसाइट्स बनाने के लिए वर्डप्रेस की तरह ही एक और प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है, दैट इज बाय द नेम ऑफ शॉपिफाई। शॉपिफाई आप लोगों में से आई गेस किसी भी बैच ने भी कवर नहीं किया, ऐसी है? आप लोगों ने कवर किया हो शॉपिफाई? नहीं, और डीसी साइटी वालों ने भी नहीं किया हुआ, आई गेस, राइट? आज के दिन में हम लोग शॉपिफाई से ऑनवर्ड्स अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आज और कल के लेक्चर में अपने शॉपिफाई के कवर को मॉड्यूल कवर अप करें, क्योंकि आप लोग वेबसाइट्स की बेसिक्स नो हाउ सब लोग समझ चुके हो, तो हम लोग शॉपिफाई पे बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी शॉपिफाई को समझने के लिए, उन सब चीजों को इंशाल्लाह हम आज और कल के लेक्चर में कवर अप कर रहे होंगे। डन? क्लियर है यहाँ तक सबको? स्टार्ट करते हैं शॉपिफाई से। शॉपिफाई है क्या, शॉपिफाई से किस तरह काम किया जा सकता है? आप लोगों ने सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और आके सर्च करना है यहाँ पे शॉपिफाई। अच्छा जी, आप लोगों ने सिंपली गूगल पे आके सर्च करना है शॉपिफाई। सबसे पहला लिंक आपके पास आ जाएगा शॉपिफाई का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने शॉपिफाई आपको सबसे पहले एक फ्री ट्रायल की ऑप्शन देगा, यानी कि पहले 3 दिन के लिए शॉपिफाई आपको एक फ्री ट्रायल ऑफर करता है। उस 3 दिन के बाद शॉपिफाई पहले 3 महीने का $1 प्लान देता होता था, अब उसने उसको रिड्यूस कर दिया सिर्फ 1 महीने के ऊपर। शॉपिफाई के मल्टीपल पैकेजेस हैं जो आपको परचेज करने पड़ते हैं एक्चुअली अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, जिनके अंदर टेस्ट एंड ट्रायल फेज के लिए शॉपिफाई आपको कहता है कि सबसे पहले मेरा 1 महीने का प्लान लो जो कि सिर्फ और सिर्फ $1 का है। उस $1 के प्लान में अपनी वेबसाइट बनाओ, उसको लाइव करो, टेस्टिंग करो। अगर आपको समझ में आए, अगर आपको मजा आए काम करने का, तो मेरा पेड प्रॉपर प्लान खरीद लो। अगर नहीं समझ में आती तो उस प्लान को वहीं पे छोड़ दो, ठीक है? ये शॉपिफाई की अपनी बेसिक प्लानिंग की तरीकेकार है। आप सिंपली यहाँ पे आके सबसे पहले जब अपना ईमेल एड्रेस डालते हो और ईमेल एड्रेस डाल के स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करोगे तो साथ ही आपका सबसे पहले एक बेसिक लेवल का फ्री ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा जो कि 3 दिन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। 3 दिन के फ्री ट्रायल के बाद शॉपिफाई आपको कहेगा कि भैया अपना कार्ड एंटर करो और $1 वाला प्लान एटलीस्ट परचेज करो, ताकि उसके बाद आप फर्दर आगे कंटिन्यू कर सको। $1 वाला प्लान 1 मंथ तक एग्जिस्ट करेगा और उसके बाद आपको उसके फर्दर प्लान्स के ऊपर जाना पड़ेगा। जो बाकी इसके फर्दर प्रॉपर प्लान्स हैं, उनमें जो सबसे सस्ता प्लान है जिसको हम लोग बेसिक पैकेज कहते हैं शॉपिफाई का, दैट इज अराउंड अबाउट ऑफ $19 पर मंथ, यानी कि अगर आप उसको 1 साल के लिए परचेज करते हो तो उस 1 साल के प्लान में आपको अराउंड अबाउट टैक्स इंक्लूड करके 70,000 पर ईयर का ये कॉस्ट करता है, ठीक है? 64,000 के अराउंड अबाउट शॉपिफाई का प्लान बनता है एंड इसके ऊपर 6-7,500 पे टैक्स पड़ जाता है, तो वो मिला के टोटल 70,000 पर ईयर का आपको 1 साल के लिए शॉपिफाई का बेसिक प्लान देखने को मिलता है। इस बेसिक प्लान में आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो उसके लिए मैं आपको अपने शॉपिफाई स्टोर पे ले आता हूँ और लाके सारा सेटअप करना एंड स्टोर करना दिखा देता हूँ कि किस तरह शॉपिफाई का स्टोर सेटअप किया जाता है। मैं जरा यहाँ पे आ जाता हूँ, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आ जाता हूँ। हाँ जी, नहीं, वो $1 वाली ऑफर है सिर्फ। अगर आपको $1 वाली ऑफर में नहीं मजा आता तो आप सिर्फ $1 ज़ाया करके अपना वापस आ जाओगे। नहीं, $1 वापस नहीं मिलेगा। अच्छा जी, शॉपिफाई का कुछ इस तरह का मुझे प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है जिसके ऊपर रहते हुए मैं अपना सारी की सारी वेबसाइट को डिजाइन कर सकता हूँ। शॉपिफाई के इंटरफेस पे आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑनलाइन स्टोर। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको आपके सामने एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, जो चीज हम वर्डप्रेस पे करके आ रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ थीम्स। जिस तरह वर्डप्रेस पे आप अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए या अपीयरेंस को कस्टमाइज करने के लिए मल्टीपल थीम्स का यूज कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह शॉपिफाई के ऊपर भी आपको यहाँ पे थीम्स का पार्ट देखने को मिलता है, जिसमें आप अपनी मर्जी की कोई भी थीम लगा के अपनी शॉपिफाई वेबसाइट को रेडी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि वर्डप्रेस के ऊपर आपको मल्टीपल फ्री थीम्स वर्डप्रेस के ऊपर ही रहते हुए देखने को मिल रही थी, जबकि अगर मैं शॉपिफाई की बात करता हूँ तो इसमें शायद सिर्फ गिनी चुनी 5 से 6 या 8 थीम्स होंगी जो आपको फ्री देखने को मिलती हैं। बाकी इसकी सब के सब थीम्स पेड है, और वो जो फ्री वाली थीम्स हैं अगर आप उनको लिटरली यूज करते हो ना तो कोई भी बंदा नहीं कह सकेगा कि आपने शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाई, क्योंकि वो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है थीम्स, ठीक है? तो इनकी जो पेड थीम्स है वो अराउंड अबाउट $300 to $400 से स्टार्ट होती है। मेरे पास कोई अराउंड अबाउट
20-25 थीम जिसकी पड़ी हुई है पेड, आप लोगों के ग्रुप्स में मैं वो थीम्स के फोल्डर शेयर कर दूंगा। आप लोग उस थीम के फोल्डर को यूज करते हुए अपनी अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हो। वो सब पेड थीम्स हैं जो मेरे पास पेड वर्जन के अंदर पड़ी हुई है। ले रहे हैं यहाँ तक सबको? अभी मैंने यहाँ पे थीम अपलोड करने का तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप उस फोल्डर से भी थीम अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो किस तरह का फोल्डर है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ये जो चीजें खरीदते हैं ये भी पैसे देते हैं? क्या मतलब? जो वो भी यूज करते हैं ना, जो चीजें खरीदते हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात को। जैसे अब हमने चीजें बेचनी है, बैंक को पैसे देते हैं, तो खरीदते हैं वो। नहीं, खरीदने वाले नहीं देते। शॉपिफाई देखो, शॉपिफाई बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह वर्डप्रेस है। सिर्फ फर्क ये है कि एक शॉपिफाई थोड़ा मॉडर्न किस्म का, एक थोड़ा सा ई कॉमर्स के लिए बेहतर किस्म का डिजाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप ई कॉमर्स के लिए स्पेशली अपनी वेबसाइट्स को डिजाइन कर सकते हो। शॉपिफाई इन शॉर्ट आपको सिर्फ एक होस्टिंग प्रोवाइड करता है, जिस तरह आप होस्टिंगर से होस्टिंग ले रहे थे ना, बिल्कुल उसी तरह शॉपिफाई आपको एक होस्टिंग प्रोवाइड करता है। उस होस्टिंग के ऊपर रहते हुए आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करते हो, डेट सेट। इसके अलावा शॉपिफाई और कुछ नहीं है। अक्सर लोगों के ज़हन में मिसकंसेप्शन होता है कि शायद शॉपिफाई आपको ऑर्डर्स ला के देता है, या शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है OLX की तरह जहां पे आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉपिफाई इन सिंपल वर्ड सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है। इस होस्टिंग के ऊपर रहते हुए आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहे होते हो। इसकी होस्टिंग और इसका जो अपना बिल्डिंग क्राइटेरिया है वो इतना स्मूथ है और इतना सिक्योर है कि लोग बाकी सब प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के शॉपिफाई के ऊपर आ रहे होते हैं। शॉपिफाई दुनिया का सबसे सेफेस्ट वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको हैक करना शायद ही किसी बंदे के बस की बात हो। आम नॉर्मल लेवल का हैकर शॉपिफाई को हैक नहीं कर सकता, बिल्कुल मर के भी नहीं कर सकता। सेकंड, शॉपिफाई के ऊपर आपकी ज्यादा ऑडियंस भी आ जाए, जितनी मर्जी शॉपिफाई के ऊपर ऑडियंस आ जाए, शॉपिफाई आपकी वेबसाइट को स्लो नहीं होने देगा। हाँ, अनलेस अनटिल आपकी वेबसाइट में कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो, आपका एलसीपी या एफआईडी इफेक्ट ना हो रहा हो जो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, आपके कोई इस तरह के मसले ना हो वेबसाइट पे, तो उस केस में तो वेबसाइट आपकी स्लो हो रही होगी। शॉपिफाई अपनी होस्टिंग की वजह से आपकी वेबसाइट को कभी स्लो नहीं होने देगा। ठीक है, ये इतने को होस्टिंग देता है, अगर है वो आपको नहीं, जिसका अकाउंट स्पेशली हैक होगा उसी का होगा ना। अगर आप कहना चाह रहे हो शॉपिफाई इटसेल्फ उसका मेन सर्वर हैक हो जाए, तो वो तो शायद इस दुनिया में कोई माइकल आल ऐसा होगा जो ये काम कर सकता होगा, वरना है। ये जितने भी बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इन्होंने एथिकल हैकर्स बिठाए होते हैं। ये एक नहीं, 5-5, 10-10, 15-15 एथिकल हैकर्स बैठे होते हैं जो इन हैकर से ही बचा रहे होते हैं अपनी वेबसाइट्स को। तो इन वेबसाइट्स को या इस लेवल के प्लेटफॉर्म्स को हैक करना किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, वापस आ जाते हैं। ये इस तरह का फोल्डर होगा शॉपिफाई थीम्स वाला, जो मैं आप लोगों को सबको आप लोगों के ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आपने इस फोल्डर में आ जाना है, इधर आ जाना है, एंड इधर आपको कुछ 20-25 ही सब पेड थीम्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। आप लोग अगर पहले इनका प्रीव्यू देखना चाहो तो नाम इन सब के ऊपर लिखा हुआ है। अब गूगल पे जाके इस थीम के नाम के साथ प्रीव्यू लिखोगे तो आपको इस थीम का पूरा प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। जो भी थीम आपने डाउनलोड करनी है इससे, या जो भी थीम आपने इसमें से यूज करनी है अपनी वेबसाइट के लिए, उस थीम के फोल्डर को आपने यहाँ से कॉपी करना है और अपने डेस्कटॉप पे लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, डेस्कटॉप पे पेस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे आओगे ऐड थीम के पार्ट पे, यहाँ पे आ जाओगे अपलोड जिप फाइल के पार्ट पे, और वो जो फाइल आपने डेस्कटॉप पे लाके पेस्ट की हुई है उस फाइल को यहाँ पे आके आपने क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। लाइक मेरे पास ये जिप फाइल पड़ी हुई है, आपने इस पे डबल क्लिक करना है और इस फाइल को क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। जैसे ही आप इस फाइल को अपलोड करोगे, आपके शॉपिफाई स्टोर में वो वाली स्पेसिफिक थीम क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आपने सिंपली उसको एक्टिवेट पे यहाँ पे सॉरी पब्लिश पे क्लिक करना है, एंड आपकी थीम कुछ इस तरह से पब्लिश हो जाएगी। डन, क्लियर है यहाँ तक सबको? थीम पब्लिश होने के बाद मेरी थीम यहाँ पे प्रेस्टीज थीम, ये भी एक पेड थीम है जो आई गेस $350 की है। ये भी मेरे उसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, आप लोग ये यूज करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत सिंपल और एलिगेंट सी थीम है। इस थीम के ऊपर मेरी ये वाली थीम ऐड होगी। अब इस थीम के ऊपर अगर मैं अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना चाहता हूँ, यानी कि अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजिंग्स करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह कर सकता हूँ? उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे आ जाऊंगा एंड कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अच्छा जी, जब तक कस्टमाइज पे मेरा पार्ट लोड हो रहा है, मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दे रहा है विजुअल स्टेबिलिटी की। क्या कोई बंदा मुझे बता सकता है विजुअल स्टेबिलिटी वाला पार्ट कोर वेब वाइटल्स के अंदर मुझे कहाँ देखने को मिल रहा था? एनीवन? अभी लास्ट वीक पढ़ा आप लोगों ने?
वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ जी, व्यूअल स्टेबिलिटी वाला पार्ट मुझे कोर वेब वाइटल्स में कहाँ देखने को मिल रहा था, ये किस टर्म पे देखने को मिल रहा था, यही बता दो। कोर वेब वाइटल्स में वो कौन सी टर्म थी जो व्यूअल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करती थी? हाँ जी आपके साथ। सर मैं तो आई नहीं, मैं तो थोड़ा सा छुट्टियों पे ज्यादा रहना पसंद करती हूँ। हाँ जी आपके साथ। हाँ जी आप लोग। हाँ जी आप लोग लिखे ही नहीं, वेरी नाइस। हाँ जी आप लोग इधर, इधर आप लोग साथ में। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते थे पीछे लास्ट में। खामोशियां बता रही है कि ये चीज नहीं याद आ रही। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट वीक डीसीएसआईटी वालों ने तो लास्ट वीक पढ़ा है, बाकी आप लोग शायद वर्डप्रेस के अपने मॉड्यूल में पढ़ के आ रहे होंगे। हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल में एक टर्म पढ़ी थी कोर वेब वाइटल्स की, शायद आप लोगों को याद होगा। कोर वेब वाइटल्स के अंदर 3 फैक्टर्स पढ़े थे हम लोगों ने, CLS, FID एंड LCP। याद आया कुछ? आया याद कुछ? 3 फैक्टर्स पढ़े थे, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, FID फर्स्ट इनपुट डिले एंड क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। आया याद? लास्ट वीक अभी हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा? आप लोगों ने नहीं पढ़ा था? बाकी नहीं पढ़ा? बाय मिस्टेक मिस हो गया होगा। चलो आप लोगों के वर्डप्रेस के पार्ट में शायद मिस हो गया होगा। मैं आप लोगों को एक दफा ये दोबारा से कवर करा देता हूँ। ये वर्डप्रेस के पार्ट के अंदर हम लोग कवर करते हैं, आप लोगों को दोबारा से एक दफा रिवाइज हो जाएगा। मैं आप लोगों को कवर करा देता हूँ। जिस तरह से आपकी जब भी एक आम इंसान डॉक्टर के पास जाता है तो उसके डॉक्टर जो है वो सबसे पहले मेन वाइटल्स को चेक कर रहा होता है, मेन वाइटल नेसेसरीज को चेक कर रहा होता है। लाइक सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, शुगर चेक करेगा, आपका बुखार चेक करेगा, और चेक करने के बाद आपकी एक बेसिक लाइन रिपोर्ट रेडी कर देगा कि भाई ब्लड प्रेशर इतना है, शुगर इतनी, बुखार इतना, और आपकी उस से एक वाइटल रिपोर्ट रेडी कर लेगा। ऐसे ही होता है आप जब भी किसी डॉक्टर पे चले जाओ, हाँ किसी मोहल्ले के डिस्पेंसरी में नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर पे चले जाओ तो वहां पे आपका सबसे पहले ब्लड प्रेशर, शुगर एंड फीवर चेक किया जा रहा होता है। ऐसे ही होता है। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के वाइटल्स होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के चेक करते हैं डॉक्टर सबसे पहले जब भी हम उनके पास जा रहे होते हैं। जब आपकी वेबसाइट गूगल के क्रॉलर के पास जाती है या गूगल के सर्च इंजन के पास जाती है फॉर द सैक ऑफ रैंकिंग, तो गूगल का सर्च इंजन आपकी वेबसाइट के भी 3 वाइटल्स को चेक कर रहा होता है। और वो 3 वाइटल सबसे पहले कौन से होते हैं? आपके 3 फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 इज LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, नंबर 2 इज FID, फर्स्ट इनपुट डिले, एंड नंबर 3 इज CLS, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। मैं आपको एक दफा यहाँ पे फैक्टर्स खोल के दिखा दें ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। FID, LCP एंड CLS। मैं भी आप लोगों को एक दफा दिखा भी देता हूँ क्योंकि अगर A60 वालों का ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ ये कहाँ पे मेरे पास शो होता है। ठीक है, ये मेरे पास 3 फैक्टर्स होते हैं जो मेरे 3 कोर वेब वाइटल्स होते हैं मेरी वेबसाइट के। जब भी आपकी वेबसाइट गूगल के पास जाती है रैंकिंग की भीख मांगने के लिए तो गूगल सबसे पहले आपकी वेबसाइट के इन 3 फैक्टर्स यानी कि इन 3 वाइटल्स को नापता है आपकी वेबसाइट पे। नंबर 1 LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, नंबर 2 FID, फर्स्ट इनपुट डिले, एंड नंबर 3 CLS, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अभी 3 फैक्टर्स होते क्या है? सबसे पहला फैक्टर होता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट यानी कि LCP। LCP क्या बताता है कि आपकी वेब पेज का, आपकी वेबसाइट का जो एक वेब पेज है, मेन वेब पेज जो है आपका, उस वेब पेज का जो सबसे बड़ा कंटेंट है वो लोड होने में कितना टाइम ले रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी वेबसाइट पे आ जाऊं, मैं इधर आ जाता हूं अपनी वेबसाइट defo.pk के ऊपर, ये मैं आ गया। इस वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो नीचे सिंपली प्रोडक्ट्स लगी हुई है, कैटेगरीज लगी हुई है, पिक्चर्स लगी हुई है, एक आधी पिक्चर लगी है, एक आधा स्लाइडर लगा है, दैट्स इट। इस पूरे वेब पेज पे सबसे बड़ा कंटेंट कौन सा लगा हुआ है? ये वाला, जो कौन सा मेरा स्लाइडर का। तो आपकी वेबसाइट पे, आपके वेब पेज पे जो सबसे बड़ा कंटेंट होता है वो लोड होने में, वो पूरी तरह से लोड होकर यूजर के सामने अपीयर होने में कितना टाइम ले रहा है, ये एक्चुअली हमारा क्या बताता है? LCP बताता है, यानी कि लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज का फैक्टर बताता है। अगर मेरा ये सबसे बड़ा कंटेंट 2 सेकंड ले रहा है लोड होने में तो मेरा LCP वेबसाइट का कितना होगा? 2 सेकंड आ रहा होगा। ठीक है, अब गूगल क्या कहता है? गूगल ये कहता है कि अगर आपका LCP यानी कि सबसे बड़ा कंटेंट लोड होने में 2.5 सेकंड या उससे कम ले रहा है तो आपकी वेबसाइट की कंडीशन गुड है। ठीक है, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आपका एलसीपी 2.5 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको अपनी वेबसाइट पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर 4 सेकंड से भी ऊपर जा रहा है काम तो उस कंडीशन में तो यूं समझ लो कि गूगल आपको रैंकिंग ही नहीं देने वाला है, गूगल आपकी रैंकिंग को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब कर देने वाला है। गूगल ये कहता है कि अगर इन 3 वाइटल्स में से आपका कोई वाइटल डिस्टर्ब है ना तो उस कंडीशन में मैं आपको रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपके मेरा जो यूजर है इस केस में यूजर का टाइम वेस्ट हो रहा होगा। उसको बचाने के लिए गूगल इन 3 वाइटल्स के ऊपर बहुत नेसेसरीली वर्क कर रहा होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आपकी वेबसाइट का सबसे बड़ा कंटेंट लोड होने में 4 सेकंड से ज्यादा ले रहा है ना तो आपको फौरी उसको ठीक करने की जरूरत है, वरना गूगल आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को खा जाएगा। ठीक है। सेकेंड फैक्टर मेरे पास कौन सा होता है? एफआईडी, फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले क्या होता है? आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आया, आने के बाद उसने किसी लिंक को या किसी बटन को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट कितनी देर में रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करती है, ये क्या बताता है? मेरा एफआईडी। अच्छा जी, क्लियर है यहां तक सबको? तो आपकी वेबसाइट पे आपका यूजर आने के बाद जिस भी सबसे पहले लिंक या बटन के ऊपर क्लिक करता है, उसके क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट कितनी देर में रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करती है, ये चीज क्या कौन सा फैक्टर बताता है? मेरा एफआईडी का फैक्टर बताता है। एफआईडी के फैक्टर में गूगल क्या कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट 100 मिली सेकेंड के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर रही है तो आपकी वेबसाइट की कंडीशन गुड है, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट 100 मिली सेकेंड से लेके 300 मिली सेकेंड तक टाइम लेके जा रही है लोड होने में, वो रिस्पॉन्ड करने में सॉरी, तो उस केस में आपकी वेबसाइट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बट अगर ये टाइम 300 मिली सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो भाई वो फिर पुअर कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर आपको वेबसाइट में गूगल शायद आपकी रैंकिंग को बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में भी आपको अपनी वेबसाइट में स्ट्रिक्टली काम करने की जरूरत पड़ रही होगी। थर्ड फैक्टर एंड द वेरी इंटरेस्टिंग वन इज क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, सीएलएस का फैक्टर। सीएलएस का फैक्टर क्या होता है? अक्सर शायद आप लोगों ने कभी ये नोट किया हो कि हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं जहां पे गूगल एड्स चल रही होती है, तो होता क्या है कि पहले आपको कोई कंटेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा है, बट सडनली जैसे ही वो वेबसाइट लोड हुई, सडनली क्या हुआ कि एक गूगल एड आई, वो इधर ऊपर आ गई और वो कंटेंट हल्का सा नीचे की तरफ स्किप हो गया। अभी ऐसा नोट किया किसी ने यहाँ पे किसी वेबसाइट के ऊपर? ये नॉर्मली वेबसाइट्स पे, हर एक वेबसाइट पे हो रहा होता है जब भी किसी पे गूगल ऐड चल रही होगी कि पहले कंटेंट ऊपर शो हो रहा है, जैसे ही गूगल ऐड आई वो कंटेंट थोड़ा सा नीचे की तरफ स्किप हो गया। ऐसा नॉर्मली हो रहा होता है। इस इशू को एक्चुअली कहा जाता है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, सीएलएस, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जाना, इस इशू को या इस चीज को कहते हैं क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब ये जो आपका क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट है ना, ये होगा ही होगा जब आपकी वेबसाइट पे गूगल एड चल रही होगी। अब उस जो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट का टाइम है उसको हम लोग कितना मिनिमम रख सकते हैं? गूगल ये कहता है कि अगर क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट आपका 0.1 सेकंड के अंदर अंदर हो रहा है तो भाई ठीक है, मसले की कोई बात नहीं है, गुड है आपकी वेबसाइट का काम। अगर ये 0.1 सेकंड से लेके कहां जा रहा है? 0.25 सेकंड्स तक जा रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर आपकी वेबसाइट में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर आपकी वेबसाइट 0.25 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले रही है तो इस कंडीशन के अंदर आपकी वेबसाइट की कंडीशन सही नहीं है, आपको इस वेबसाइट के ऊपर स्ट्रिक्टली जल्दी से काम करना पड़ रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं कोर वेब वाइटल्स के, जो कि किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत ही नेसेसरी फैक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। नंबर 1 मेरा एफआईडी, नंबर 1 मेरा एलसीपी, नंबर 2 एफआईडी एंड नंबर 3 इज सीएलएस। ये 3 फैक्टर्स, अगर आप इन 3 फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं करते हो तो आपकी वेबसाइट शायद रैंकिंग ऑफ पेज एसईओ के बाद भी मुश्किल से ही ले रही हो कहीं पे जाके। ठीक है, अब इन 3 फैक्टर्स को चेक करने के लिए अगर आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हो तो शॉपिफाई आपको खुद ये 3 फैक्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहला एलसीपी, एलसीपी मेरा कितना आ रहा है? 2.09 सेकंड। ठीक है, तो होना कितना चाहिए? 2.5 सेकंड से नीचे नीचे, मेरा गुड है, वो मुझे कह रहे ठीक है आप गुड जा रहे हो।
इंटरेक्टिविटी, इंटरेक्टिविटी क्या होती है मेरी? एफआईडी, एफआईडी के अंदर ही मुझे इंटरेक्टिविटी का फैक्टर बता रहा होता है। इंटरेक्टिविटी मेरी कितनी आ रही है? 80 मिली सेकेंड, होनी कितनी चाहिए? 200 मिली सेकेंड से नीचे नीचे, तो वो भी मेरा क्या आ रहा है? गुड आ रहा है, मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है इसके अंदर। थर्ड, विजुअल स्टेबिलिटी, विजुअल स्टेबिलिटी क्या होती है? सीएलएस, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड से नीचे नीचे, मेरा इस टाइम कितना आ रहा है? 0 सेकंड, तो दैट इज आल्सो अ गुड फैक्टर। भाई मेरी वेबसाइट में तीनों चीजों की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर शॉपिफाई में तो आपने बता दिया, हम कैसे देखते हैं? वर्डप्रेस पे जो हम काम कर रहे थे वहां तो कहीं ये चीज बता ही नहीं रहा था वर्डप्रेस, वहां देखने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? वहां देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स के ऊपर, ठीक है। गूगल पेज स्पीड इनसाइट गूगल का ही अपना एक टूल है जिसके ऊपर जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालोगे तो वो आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट का सीएलएस कितना है, एफआईडी कितना है एंड आपका एलसीपी कितना है। इन तीनों फैक्टर्स को गूगल बता देगा गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स के साथ, ठीक है। सेकेंड नंबर पे इशू ये उठता है, सर ये जो कोर वेब वाइटल्स हैं इनको हम लोग किसी जगह पे जाके देख भी सकते हैं कि कोर वेब वाइटल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। मैं जरा वापस आता हूँ और अपनी किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आ जाता हूँ। गूगल सर्च कंसोल तो सबने पढ़ा हुआ है ना, यहाँ पे क्या होता है? पढ़ा हुआ सबने गूगल सर्च कंसोल? खामोशी से क्यों बैठे हुए? पढ़ा हुआ गूगल सर्च कंसोल? हाँ जी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ? बड़ा इतनी खामोशी से क्या, नाश्ता नहीं करके आए आज? क्या हुआ? अच्छा, ये होता है मेरा गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड। मैं जरा यहाँ पे आ जाता हूँ और अपनी डोमेन प्रॉपर्टी सेट कर लेता हूँ। मैं डोमेन प्रॉपर्टी पे आता हूँ एंड इधर आ जाता हूँ नीचे। इधर मेरे पास एक ऑप्शन आती है, ये हेरी को कौन सी आ रही है मेरे पास? कोर वेब वाइटल्स की ऑप्शन। आपने इधर कोर वेब वाइटल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इधर कोर वेब वाइटल्स पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आपका सर्च कंसोल भी आपको सारी रिपोर्ट दे देगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने ही यूआरएल्स ऐसे हैं जिनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ मुझे वो क्या बता रहा है, कितने यूआरएल्स हैं? 0 पुअर यूआरएल है, 0 यूआरएल है जिसमें नीड इंप्रूवमेंट की जरूरत है एंड 40 गुड यूआरएल्स है। 40 ऐसे यूआरएल्स है जिसके ऊपर मेरा ये तीनों फैक्टर्स बेस कर रहे हैं और तीनों फैक्टर्स क्या है? गुड रिजल्ट्स के अंदर बेस कर रहे हैं। अगेन एक चीज याद रखना, एलसीपी, एफआईडी, सीएलएस कभी भी पूरी वेबसाइट के लिए एक ही नहीं होता, हमेशा ये अलग अलग डेडिकेटेड वेब पेजेस के लिए किया जाता है, ठीक है। देखते हो नहीं नहीं मिली। अच्छा जी, ठीक हो गया। जिस तरह आप लोगों ने शायद अपने एसईओ के टाइम पे ये भी पढ़ा था कि आप लोगों का जो कीवर्ड रिसर्च का पार्ट है, ये जो कीवर्ड डेंसिटी का पार्ट है, वो भी आपका हर वेब पेज के लिए अलग अलग किया जाता है। आपकी जो एसईओ है वो भी हर वेब पेज के लिए अलग अलग की जाती है। बिल्कुल उसी तरह आपके जो कोर वेब वाइटल्स के पार्ट हैं वो भी हर वेब पेज के लिए अलग अलग कंसिडर किए जा रहे होते हैं। यहाँ पे आपको ये कंबाइन रिपोर्ट दे देता है कि आपके कितने यूआरएल इसके ऊपर सही बैठे हुए, कितने नहीं बैठे हुए। अगर आप मैन्युअली जाके यूआरएल्स को चेक करना चाहो तो ये गूगल का टूल है जो मैं आपको बता रहा था, गूगल पेज स्पीड इनसाइट के नाम से। जैसे ही आप इस टूल के ऊपर आते हो, आप गूगल पे सर्च करके भी आ सकते हो। सिंपली गूगल पे लिखो गूगल पेज स्पीड इनसाइट और यहाँ आके अपना यूआरएल डाल दो और यूआरएल डालने के बाद इधर हम मोबाइल पे आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे वो एक एक करके हर एक एक फैक्टर को फुल डिटेल में इन डेप्थ उसका रिपोर्ट दे रहा है कि भाई मेरा एलसीपी कितना फॉल कर रहा है, एफआईडी कितना फॉल कर रहा है एंड मेरा जो क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट है वो कितना फॉल कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड। यही तीन फैक्टर्स मुझे शॉपिफाई में वो खुद भी बता रहा था। कहां पे बता रहा था? यहाँ। अब यहाँ तक किसी को कोर वेब वाइटल्स में कोई इशू, कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड, सबको क्लियर है? नहीं, जगह नहीं होती। एक्चुअल में होता ही है कि जो आपके जब गूगल एड चलाते हो ना, गूगल एड्स बैकएंड में आपकी वेबसाइट में लगी होती है पीएचपी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है।
PHP में या फिर आई गेस जावास्क्रिप्ट के अंदर लगी होती है। और जो आपकी बाकी वेबसाइट है सारी, वो वेबसाइट होती है HTML लैंग्वेज के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट जब गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट को रेंडर करता है ना, तो HTML लैंग्वेज बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी रेंडर हो जाती है, क्योंकि वो लाइट वेट लैंग्वेज होती है। आपकी जो बाकी लैंग्वेजेस है ना, PHP हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, ये थोड़ी सी हैवी लैंग्वेजेस होती है, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाती है। एक्चुअल में इस वजह से ये इशू आता है। HTML को पहले रेंडर करता है और रेंडर करके शो कर देता है, बट जब बाद में जावास्क्रिप्ट का कंटेंट आता है तो वो फिर उसको शिफ्ट करके नीचे लेके आता है और फिर जावास्क्रिप्ट के कंटेंट को शो करता है। अगर आपके जावास्क्रिप्ट का कंटेंट ज्यादा हैवी हो जाए तो उस केस में ये लेआउट शिफ्ट का टाइम भी बढ़ जाता है आपका। तो उस चीज से बचने के लिए फिर आपको आपकी वेबसाइट पे जितना भी जावास्क्रिप्ट का कंटेंट, PHP का कंटेंट होता है, उस सब कंटेंट को डेफर करना पड़ता है या फिर एसिंक करना पड़ता है, या फिर यूं समझ लो कि इसको मिनिफाई करना पड़ता है। ठीक है, मिनिफिकेशन आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी। मिनिफिकेशन एक्चुअल के अंदर पढ़ी हुई आप लोगों ने मिनिफिकेशन। आप लोगों की जितनी भी जो लैंग्वेज होती है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना इन शॉर्ट मिनिफिकेशन कहलाती है। हमारे पास अलग अलग वर्डप्रेस के प्लगइन्स होते हैं, लाइक हमारे पास WP Rocket के नाम से प्लगइन है, स्ट्रक्चर्ड डाटा के नाम से प्लगइन है। ये सब प्लगइन्स में आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इस सब लैंग्वेज को मिनिफाई कर सको। सिंपली आप प्लगइन को डाउनलोड करते हो, मिनिफाई PHP पे क्लिक करते हो, आपकी वेबसाइट के बैकएंड में पड़ी हुई सारी PHP लैंग्वेज को उठा के वो मिनिफाई कर देता है। ठीक है, तो ये चीज होती है जिसकी वजह से आपका ये वाला काम कवर हो रहा होता है। सेकेंडली आपका जो ये वाला है LCP वाला फैक्टर है, ये इस वजह से डिस्टर्ब होता है क्योंकि हम लोग जो इमेजेस को यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं या तो JPEG फॉर्मेट में या फिर PNG फॉर्मेट में। क्योंकि PNG वो फॉर्मेट है जिसमें आप इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, बट PNG फॉर्मेट में इमेज का वेट रिड्यूस नहीं होता। इमेज आप कभी भी PNG फॉर्मेट में चेक कर लो, उसका वेट भी हमेशा बैकएंड में बहुत ज्यादा होता है। अगर वेट कम करोगे तो रेजोल्यूशन ड्रॉप हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ JPEG फॉर्मेट की, तो JPEG फॉर्मेट के अंदर आप बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते हो, बट वेट को कंप्रेस कर सकते हो। तो आपको इन दोनों चीजों को कंबाइन चाहिए किसी एक फॉर्मेट के अंदर। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन यूज करने के लिए एक नया फॉर्मेट मार्केट के अंदर लॉन्च करवाया गया था, एंड दैट इज द फॉर्मेट ऑफ WebP फॉर्मेट। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, गूगल पे आप कोई इमेज डाउनलोड करने लगते हो तो नीचे फॉर्मेट लिखा आ जाता है WebP फाइल फॉर्मेट। ठीक है, वो WebP फॉर्मेट एक्चुअल के अंदर वो फॉर्मेट है जो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके बनाया गया है, जिसके अंदर आप इमेज का वेट भी रिड्यूस कर सकते हो और इमेज का बैकग्राउंड भी रिमूवेबल होता है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया फॉर्मेट बनाया गया है WebP फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट नॉर्मली अपनी वेबसाइट्स पे पिक्चर्स को अपलोड करने के लिए ही यूज किया जा रहा होता है। तो हम लोग फिर नॉर्मली कंसीडर ये करते हैं कि अपना जो LCP वाला पार्ट है ना, इसको बेहतर बनाने के लिए आप अपनी वेबसाइट पे लगी हुई तमाम पिक्चर्स को WebP फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। WebP फॉर्मेट में करके लगाओ, आपकी पिक्चर्स का वेट रिड्यूस हो जाएगा और रेजोल्यूशन भी ड्रॉप नहीं होगी और वो जल्दी लोड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए भी वेबसाइट के ऊपर प्लगइन होता है। वर्डप्रेस पे हमारे पास प्लगइन होता है मीडिया WebP कन्वर्टर के नाम से, कुछ इस तरह का प्लगइन है। आप उसको डाउनलोड कर लो तो वो आपकी तमाम इमेजेस को, तमाम पिक्चर्स को WebP फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली ये इशू एक तब भी आता है जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका जो फॉन्ट है, अगर आपने फॉन्ट कोई ऐसा यूज कर लिया है जो फॉन्ट मार्केट में नॉर्मली लोगों के मोबाइल फोन में या कंप्यूटर्स में अवेलेबल नहीं है, तब भी ये इशू आ रहा होता है। क्योंकि आपने शायद ये चीज कभी ना नोटिस की हो, लेकिन हर वेबसाइट, जब भी आपको वेबसाइट खोलते हो ना, उस वेबसाइट के ऊपर जो फॉन्ट लगा होता है, गूगल सबसे पहले हमारे सर्वर में जाके वो फॉन्ट ढूंढता है और उस फॉन्ट के ऊपर फिर उस वेबसाइट को हमारे सामने शो करना शुरू कर देता है। अब अगर आपने कोई ऐसे फॉन्ट के अंदर वेबसाइट बना दी है जो यूजर्स के पास फॉन्ट के सर्वर में पड़ा ही नहीं हुआ, तो गूगल पहले उस फॉन्ट को डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने के बाद फिर उस यूजर को उस फॉन्ट में आपके वेबसाइट दिखाना शुरू करेगा। हाँ, लोड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बेशक वो 5 से 10 सेकंड में डाउनलोड कर दे, बट अगर वो 10 सेकंड आपकी वेबसाइट के लिए फॉन्ट्स को डाउनलोड करने में लगा रहे ना, तो वो 10 सेकंड आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को अफेक्ट कर देगी जाके, और वो लोडिंग स्पीड बैकएंड पे आपके कोर वेब राइटर्स को अफेक्ट कर रही होगी। तो उससे बचने के लिए भी एक हम लोग प्लगइन का यूज करते हैं, दैट इज गूगल स्वैप फॉन्ट्स। गूगल स्वैप फॉन्ट्स एक प्लगइन है जो कि आपकी वेबसाइट के जो फॉन्ट है ना, अगर वो फॉन्ट यूजर के सर्वर में नहीं भी पड़े हुए, तो उसको स्टार्टिंग में किसी बेसिक लेवल के फॉन्ट में आपकी वेबसाइट दिखा देगा फटाफट, और जैसे ही बैकएंड में फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा, उस फॉन्ट को स्वैप करके उस फॉन्ट के अंदर आपकी वेबसाइट को शो करवाना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ है यहाँ तक? ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रहते हुए हम लोग इन फैक्टर्स को इंप्रूव कर रहे होते हैं, अपने फॉन्ट्स को बेहतर करके, गूगल स्वैप फॉन्ट्स लगा के, इमेजेस को WebP फॉर्मेट में ला के, एंड साथ में अपनी जितनी भी PHP एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग पड़ी हुई है बैकएंड पे, उस सबको क्या करके मिनिफाई करके। ठीक है, मिनिफिकेशन प्रोसेस यूं समझ लो, बस इतना ही प्रोसेस है कि आपकी कोडिंग के ऊपर जितनी एक्स्ट्रा स्पेसेस पड़ी हुई है, जितनी डेकोरेशन के लिए आपने जगह छोड़ी हुई है, जितनी एक्स्ट्रा वर्डिंग पड़ी हुई है, उस सब को वो मिनिमाइज करके एक बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में आपके कोड को रेडी कर देता है। इट इज मिनिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? ऑल गुड?
डन हो गया। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, आपने जब भी अपनी वेबसाइट बनानी है 3 फैक्टर्स के ऊपर लाजमी ख्याल रखना है। ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे आके कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे, हे यू गो, आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप करता हुआ इस तरह का कुछ जो है ना इंटरफेस शो होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने सबने एलिमेंटर पे काम किया हुआ है, आप लोगों ने सबने डीवी पे शायद काम किया होगा, तो आप लोगों को कुछ उससे मिलता जुलता ही प्लेटफॉर्म या इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, राइट? वैसे ही इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब इस इंटरफेस को यूज किस तरह किया जा सकता है? लाइक सबसे पहले आप कहते हो कि सर यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं, ये मेरे पास क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे स्लाइड शो लगी हुई है। ये जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं शॉपिफाई के अंदर मेरे पास ये सेक्शंस पड़े हुए हैं। और ये जितने भी सेक्शंस पड़े हुए हैं ना, हर सेक्शन को मैन्युअली आप उसको क्लिक करके फ्रंट एंड के ऊपर ही रहते हुए एडिट कर सकते हो और प्रॉपर्ली कस्टमाइज कर सकते हो शॉपिफाई के ऊपर ही। लाइक फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि सर ये जो लगा हुआ है या इसको छोड़ दो, नीचे आ जाओ, चलो इसी को पढ़ लेते हैं। ये लगा हुआ मेरे पास स्लाइड शो, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर ये इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स आ गई। मैं जरा यहाँ से वापस आता हूँ। आप कहते हो सर ये जो स्लाइड्स चल रही है, मुझे स्लाइड्स को मैन्युअली एडिट करना है। सबसे पहली स्लाइड इसकी किधर आ रही है? पहली स्लाइड इसकी किधर आ रही है? ये आ रही है पहली स्लाइड इसकी। मैं स्लाइड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही स्लाइड पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने दोनों ऑप्शन आ गई। आप लैपटॉप में इसकी कौन सी इमेज दिखाना चाहते हो, आप मोबाइल पे इसकी कौन सी इमेज दिखाना चाहते हो, आप इस इमेज को किस जगह पे रखना चाहते हो, इसमें क्या हेडिंग ऐड करना चाहते हो, क्या सब हेडिंग ऐड करना चाहते हो, कोई बटन ऐड करना चाहते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपके बटन ऐड करता हूँ शॉप नाउ का। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे क्या हुआ, बटन ऐड हो गया शॉप नाउ का। इस बटन के पीछे मैं जो भी लिंक लगाऊंगा, जैसे ही कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, वो बैकएंड पे काम मूव ऑन कर जाएगा, मेरे उस लिंक के ऊपर मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है। जिस उस पे लगाते हैं आप उस तरह बिल्कुल लगा सकते हो। आप इसमें उससे ज्यादा आसान तरीके से भी लगा सकते हो। लाइक आपने किसी प्रोडक्ट या कैटेगरी पेज पे यहाँ पे लिंक लगाना है, आप यहाँ पे आओ, कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करो एंड क्लिक करके जो भी कैटेगरी पेज आप यहाँ लगाना चाहते हो उसको सिंपली सेलेक्ट कर दो। लाइक मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अब जब भी कोई बंदा शॉप नाउ पे बटन पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ लैंड कर जाएगा, मेरे क्लचेस के कलेक्शन पेज के ऊपर, यानी कि कैटेगरी पेज के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड, डन हो गया। अभी के लिए मैं जरा इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे बटन यहाँ पे कोई नहीं चाहिए। मैं इसको जरा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड क्लोज कर देते हैं, दैट्स इट। अच्छा जी, रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे सवाल ही उठता है, सर ये तो आपका लगा हुआ था ना स्लाइडर पहले का, तो आप उसके अंदर रेटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर लगा के दिखा रहे हैं, मुझे जरा नए तरीके से लगा के दिखा दें कि अगर मैंने अपनी तरफ से कोई नया स्लाइडर लगाना है तो मैं वो किस तरह लगा रहा हूँ। फिर वो लगाने का तरीका भी सीख लेते हैं, ठीक है। मैं जरा यहाँ पे आ जाता हूँ लास्ट के अंदर, ताकि यहाँ पे कोई ज्यादा छेड़खानी ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास ये साइन शो हो रहा है प्लस का ऐड सेक्शन का। मैंने आपको पहले बताया सारे पार्ट्स मेरे क्या कहलाते हैं, इसमें सेक्शन कहलाते हैं। नहीं, इसमें वो वाला सीन नहीं है। उसके अंदर आपके पास एक सेक्शन नहीं, एक रो के अंदर दो अलग अलग मॉड्यूल्स थे, ठीक है। आप एक रो के अंदर 2 3 4 5 अलग अलग मॉड्यूल्स ऐड कर रहे हैं। हाँ, वो वाला पार्ट इसके अंदर नहीं है। शॉपिफाई के अंदर एक चीज आपको थोड़ी सी बैड एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, वो ये कि जितनी ज्यादा कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस पे अवेलेबल थी ना, उतनी शॉपिफाई पे नहीं होगी। शॉपिफाई पे थोड़ी लिमिटेड कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। नहीं, ये शॉपिफाई एक्सेप्ट नहीं करता। शॉपिफाई का अपना प्लेटफॉर्म है, अपनी थीम्स है, अपनी होस्टिंग है। शॉपिफाई किसी और थीम की, किसी और प्लेटफॉर्म की वेबसाइट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। टाइपिंग और इमेज का लाइक इसी तरह ना कि आपने लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया इधर ऊपर आप इस इमेज पे सेटिंग पे गए तो आपको वहां पे इमेज भी शो हो रही है, टेक्स्ट भी शो हो रहा है, हेडिंग भी शो हो रही है, वहां से जाके उसको एडिट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे इसके अलावा कुछ अपनी मर्जी से ऐड करना है, तो उसके लिए आपको फिर कस्टम HTML कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह ऑप्शन आती है। पहले मैं आपको कोई एक स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ एंड यहाँ आके इस प्लस के सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ऐड सेक्शन पे। हाँ, ये मैंने अपनी वेबसाइट के लिए शूट कर रहा है। ये वाला नहीं, ये मेरा शूट नहीं है। मैं क्या शायद ऊपर वाली पिक्चर्स की आप बात करें, ये तो मैंने रैंडम एक पिक्चर उठाई हुई है, स्टॉक इमेज है ये तो। ऊपर वाला जो शूट है ये सारे मैंने शूट करवाए, ये तो मैंने कुछ नहीं ब्लर नहीं। पेस्ट और बैग्स इसको काफी साल हो गए मार्केट में, काफी पुराना हो गया।
इसलिए भी किए मैं, वैसे भी ए स्टोर जो है वो बहुत पुराना हो गया मार्केट में, वो भी मैंने आपको शायद बताया था, यहीं के शुरू का स्टूडेंट रहा था जब आई यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ था, उस टाइम के कुछ आई गेस इनिशियल बैचेस से जब ए स्टोर वाला बंदा यहाँ से पढ़ के निकला था। और अब तो खैर वो बहुत ऊपर की पार्टी बन गया, अब तो अपनी सेटअप मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, वो डेली उनसे अपने शॉर्टआउट्स करवा रहा होता है ऑलमोस्ट। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ऐड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पे 17 सेक्शंस की टाइप्स शो हो रही हैं, जिस सेक्शन की टाइप के ऊपर रहते हुए आप यहाँ पे सेक्शंस को ऐड कर सकते हो। जिस तरह डीवी में ब्लर्ब था, डीवी में और चीजें थी, यहाँ पे वो चीज देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि डीवी का एक अपना बिल्डर था जिसके ऊपर वो अपने हिसाब से आपको चीजें ऐड करने की ऑप्शन दे रहा था। शॉपिफाई प्रेस्टीज थीम का अपना बिल्डर है जो आपको अपने हिसाब से चीजें ऐड करने की ऑप्शन देगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन मुझे क्या आ रही है, फीचर्ड प्रोडक्ट की। फीचर्ड प्रोडक्ट किस तरह की नजर आती है, मैं जरा साथ में आपको अपनी वेबसाइट पे जाके दिखा भी देता हूँ। मैं जरा नीचे आता हूँ एंड हियर यू गो। ये जो मेरे पास शो हो रही है ये क्या है, एक्चुअली मेरी फीचर्ड प्रोडक्ट है। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो और ये चाहो कि मेन होम पेज के ऊपर वो यूजर को एक एज अ फीचर्ड प्रोडक्ट सारी प्रोडक्ट्स में से अलग करके एक एज अ फीचर्ड प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे शो कर दे कोई प्रोडक्ट शॉपिफाई लाके, तो हेरियो को इस तरह से पॉसिबल है। आप यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट जो दिखा रहे हो यहाँ से आपकी वो फीचर्ड प्रोडक्ट काउंट हो रही होगी। क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आता है कौन सा, कलेक्शंस लिस्ट का। एक चीज याद रखना, वर्डप्रेस के ऊपर मेरे पास एक वर्ड यूज होता था कैटेगरीज का, जिसको हम कहते थे प्रोडक्ट कैटेगरीज। याद है सबको, हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज बना रहे थे वर्डप्रेस के ऊपर। शॉपिफाई में प्रोडक्ट कैटेगरीज नहीं कहलाती है, शॉपिफाई में प्रोडक्ट कलेक्शंस कहलाती है। आपका जो काम वर्डप्रेस में कैटेगरीज करनी थी वो काम शॉपिफाई में कौन कर रहा होगा, कलेक्शंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है कलेक्शन लिस्ट की। कलेक्शन लिस्ट क्या होती है, लाइक मैं अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ एंड हियर यू गो। ये क्या आ रही है, मेरी कलेक्शंस की लिस्ट आ रही है। ये मेरी वो लिस्ट आ रही है जिसके अंदर मेरे अलग जो भी मेरी कैटेगरीज जो भी मेरी कलेक्शंस है ना उन सब की लिस्ट एक शो कर रहा है मेरे वेबसाइट के ऊपर। ये 3-4 मॉड्यूल्स के ऑप्शन आपको नहीं देगा, ये यहाँ पे आपको सिंपली ऑप्शन देगा कि भाई आपने कलेक्शंस की लिस्ट लगानी है। लाइक मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, उधर मॉड्यूल में तो आप कुछ भी ऐड कर रहे थे ना अपनी मर्जी का, टेक्स्ट ऐड करो, इमेज ऐड करो, कुछ भी करो। यहाँ आप सिर्फ कलेक्शन लिस्ट ही ऐड कर सकते हो, सिर्फ कलेक्शन ही यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, वो आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी करो। हाँ, वो आप जितनी मर्जी करो यहाँ पे आके। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 ऐड है ना, आप 4 कलेक्शंस ऐड करना चाहो, 5 ऐड करना चाहो, 6 ऐड करना चाहो, जितने भी करना चाहो अपनी मर्जी से यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सबको, किसी को वी कैन क्लियर, ऑल गुड, डन हो गया। कलेक्शन लिस्ट को मैं यहाँ से आके जरा रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो मेरे पास आता है, मैं जरा इधर आ जाता हूँ, ऐड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। कलेक्शन लिस्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आता है कौन सा, स्लाइड शो का। स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइडर, जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया मेरी वेबसाइट पे सबसे स्टार्टिंग में लगा हुआ है, दैट वाज आवर स्लाइडर। स्लाइडर के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है मेरे पास न्यूज़लेटर का। न्यूज़लेटर क्या होता है, मैं जरा इधर लास्ट में आ जाता हूँ एंड हियर यू गो। ये क्या होता है मेरा न्यूज़लेटर। हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग को पढ़ा था। ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम लोगों ने समझा था कि भाई ईमेल मार्केटिंग के लिए जो ईमेल्स की लीड जनरेट करना है ना, उसके लिए द बेस्ट तरीका है कि आप अपनी वेबसाइट पे एक न्यूज़लेटर लगाओ और वहां से अपने कस्टमर्स का ईमेल उठाना शुरू कर दो। दैट इज हाउ यू कैन डू इट। न्यूज़लेटर के ऊपर आप यूजर को अलाउ करते हो कि भाई यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करो और मेरे न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरा अपनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन में आपको ऐड कर लूं और जो भी मैंने ईमेल्स भेजनी हो मैं उसके अंदर आपको भी ऐड करके ईमेल्स अपनी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। डायरेक्ट इसमें ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आपको ऑटोमेशन लगानी पड़ेगी। जिस तरह मेल्स इनकी ऑटोमेशन हमने पढ़ी थी, शॉपिफाई की अपनी ऑटोमेशन है, अभी हम वो भी पढ़ेंगे। शॉपिफाई खुद भी आपकी तरफ से कस्टमर्स को मेल भेज रहा होता है, ठीक है, वो सब कुछ अभी हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। न्यूज़लेटर के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है मेरे पास बैकग्राउंड वीडियो का। सिंपली आपने शॉपिफाई के ऊपर कोई भी वीडियो ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से इस मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, शॉपिफाई आपको डायरेक्ट वीडियो अपलोडिंग के ऑप्शन नहीं देता। शॉपिफाई आपको कहता है कि वीडियो का लिंक लगाओ यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप कोई डायरेक्ट वीडियो वर्डप्रेस के ऊपर भी इवन जाके लगाते हो ना तो आपकी वेबसाइट को वो बहुत ज्यादा स्लो कर देती है, क्योंकि वीडियो एक आपकी लाइक फॉर एग्जांपल 1 GB की है या 500 MB की है, तो वो 500 MB की वीडियो पूरी रेंडर होने में बहुत टाइम ले जाती है, जिसकी वजह से यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा होता है। तो रिकमेंडेड भी नहीं होता कि कभी भी आप अपनी वेबसाइट पे वीडियो डायरेक्ट लगाओ, और शॉपिफाई तो आपको लगाने भी नहीं देगा। शॉपिफाई आपको कहेगा कि भाई यहाँ पे आके किसी अपनी वीडियो का लिंक लगाओ, उस लिंक के ऊपर रहते हुए आपकी वीडियो को मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। पूरी वीडियो शो करवाएगा, पूरी वीडियो देख सकते हैं आप उसकी वेबसाइट पे आके, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट,
आप सिंपली अपना कोई आर्टिकल, पोस्ट क्या होती है वर्डप्रेस के ऊपर भी हमने पढ़ा था, ब्लॉग्स को हम लोग पोस्ट कहते हैं। आप सिंपली अपना कोई ब्लॉग पोस्ट, कोई आर्टिकल सबमिट करना चाहते हो तो वो अगर हमारे पास वीडियो यूट्यूब पे अपलोड ना हो तो ऐसे ही मर जाता है, पहले लोगो लगाना। उसका जुगाड़ हल होता है, वो ये होता है कि शॉपिफाई के फाइल मैनेजर में जाके अपलोड कर दो और वहां से लिंक उठा के लगा दो। वो तरीका भी मैं भी आपको बता दूंगा, बट वो रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड यही है कि यूट्यूब पे अपलोड करो और उसका लिंक उठा के लगा दो, नया चैनल अपलोड उसका लिंक लगा दो यहाँ, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, सर यहाँ पे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हो और शॉपिफाई आपको इस दुनिया में सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट ही बनाने देती है, ई कॉमर्स के अलावा कोई वेबसाइट आपको शॉपिफाई नहीं बनाने देगी, ना ब्लॉगिंग ना बिजनेस। तो यहाँ पे फिर मेरे पास ब्लॉग पोस्ट की ऑप्शन क्यों आ रही है? पोस्ट डिस्क्रिप्शन अपने बारे में बताया किसके लिए? मैंने शायद आप लोगों को पहले भी दिखाया था, आप लोगों की जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है ना, जो बड़े लेवल की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सब ब्लॉगिंग के ऊपर काम करती हैं। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट्स की एसईओ करना आसान काम नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स की जब आप एसईओ में आते हो ना तो वो बहुत ही मुश्किल और हेक्टिक काम बन जाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स की एसईओ के लिए आपको सिर्फ 2 ही पेजेस मिलते हैं एक्चुअली एसईओ करने के लिए, एक आपका कैटेगरी पेज और एक आपका मेन होम पेज। बाकी आपके जितने प्रोडक्ट पेजेस हैं उनके ऊपर तो एसईओ करना शायद ही किसी के बस की बात होगी कि मैं हर एक अलग अलग प्रोडक्ट पेज के लिए, हर अलग अलग वेरिएंट पेज के लिए अपनी एसईओ कर सकूं। तो उससे बचने के लिए शॉपिफाई जो जितने भी वेबसाइट ऑनर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना एक ब्लॉगिंग सब डोमेन बना लेते हैं या एक ब्लॉगिंग साइट बना लेते हैं, जिस ब्लॉगिंग साइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड एसईओ रिगार्डिंग तमाम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। उस आर्टिकल को वेबसाइट गूगल के ऊपर नंबर 1 पे रैंक करवाते हैं और उस आर्टिकल के वेब पेज से लिंक कर देते हैं अपने प्रोडक्ट पेज को जिसको वो रैंक करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, मैं गूगल पे आता हूं और आके सर्च करता हूं दराज ब्लॉग्स। क्या आप लोगों ने आज से पहले कभी दराज के बारे में ये सुना है कि दराज ब्लॉगिंग के ऊपर भी काम करता है, या कभी दराज की ब्लॉगिंग देखी हो कभी आप लोगों ने? नहीं, दराज को तो अभी तक हम लोग सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म समझते रहे, बट ये वो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही, बट दराज इटसेल्फ ब्लॉगिंग के ऊपर काम करता है, सिर्फ किस वजह से? अपनी रैंकिंग की वजह से। दराज एक यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म है जिसपे यूजर्स आके अपनी एड लिस्ट कर रहे हैं। तो क्या दराज कंट्रोल कर सकता है हर यूजर के लिए कि भाई यहाँ पे इस पेज के ऊपर ये कीवर्ड ही लगाओ या इस पेज पे ये कीवर्ड ना लगाओ, भाई इस पेज को यहाँ पे इस तरह रोक दो? नहीं कर सकता। हजारों यूजर्स डेली आके अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से एड्स को लिस्ट कर रहे हैं। दराज वहां पे लॉक तो नहीं कर सकता किसी को कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इसके मुताबिक ही सिर्फ एड पब्लिश करो। तो उस चीज से बचने के लिए जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है ना, वो क्या करते हैं, एक अपनी ब्लॉगिंग साइट बना लेते हैं। दराज ने एक सब डोमेन पे बनाई हुई, दैट इज blog.daraz.pk। एक सब डोमेन पे ब्लॉगिंग साइट बना ली जिसकी रैंकिंग करवा के इसके थ्रू अपनी ई कॉमर्स मेन वेबसाइट को रैंक करवाने की क्या कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। याद रखना, गूगल के सर्च इंजन में रैंकिंग के लिए ब्लॉगिंग सबसे इजी वे है। यस, कीवर्ड ब्लॉगिंग गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करने के लिए सबसे इजी वे है। क्यों? फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोडक्ट पेज वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर भाई मुझे करना है यहाँ पे अपनी इस मेन वेब पेज को रैंक करवाना है, तो वो तो मेरे लिए शायद फिर भी कहीं ना कहीं जाके कुछ इजी फैक्टर हो जाएगा कि यार मैं यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड कर दूंगा, इसके बैकलिंकिंग बना लूंगा, टेक्निकल एसईओ अच्छा कर लूंगा, मेरा ये वाला वेब पेज रैंक कर देगा। मैं कहता हूँ कि सर वो वाला तो पार्ट एक तरफ गया, मुझे अपने इस प्रोडक्ट पेज को रैंक करवाना है। Here you go, मैं आ गया हूँ इस प्रोडक्ट पेज पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट वर्ड क्लचेस का तो नहीं यूज कर सकता, ना मैं वर्ड हैंडबैग का यूज कर सकता हूँ। क्यों? वो दोनों कीवर्ड्स तो पहले मेरे कैटेगरी पेजेस के ऊपर लगे हुए हैं और आप एक कीवर्ड एक से ज्यादा वेब पेज पे लगा भी नहीं सकते। अगर मैं डायरेक्ट इसके नेम के कीवर्ड के ऊपर काम करता हूँ तो क्या कितने ही यूजर होंगे जो डायरेक्ट गूगल पे आके मेरी प्रोडक्ट नेम से मुझे सर्च कर रहे होंगे? कितने यूजर होंगे? 10%, 5%, ज्यादा तो नहीं होंगे। ज्यादातर लोग तो क्या आके सर्च करेंगे, लेडीज हैंडबैग्स, लेडीज क्लचेस, डेफो बैग्स, यही सर्च करेंगे। तो भाई मुझे इस पेज को रैंक करवाना है, मैं इसको किस तरह करवाऊंगा? इसको रैंक करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पेज से, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखूंगा जिसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर काम करूंगा और उस मल्टीपल कीवर्ड्स वाले आर्टिकल को डायरेक्ट में लिंक कर दूंगा इस पेज के साथ इंटरनल लिंकिंग के थ्रू। जिसकी वजह से होगा क्या कि जब भी कोई यूजर उस आर्टिकल तक आएगा या उस आर्टिकल से रिलेटेड कीवर्ड के ऊपर आएगा तो उसको उस पेज के साथ साथ मेरा ये वाला प्रोडक्ट पेज भी शो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? ठीक है। तो ब्लॉगिंग के ऊपर इसी वजह से दुनिया का हर ई कॉमर्स बड़ा ब्रांड ब्लॉगिंग के ऊपर काम करता है ताकि अपनी वेबसाइट को इजीली सर्च इंजन के ऊपर क्या करवा सके, रैंक करवा सके। किसी को यहाँ तक कोई क्लियर? ऑल गुड, डन हो गया। वापस आ जाते हैं अपने इस पार्ट पे। स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, सॉरी
ब्लॉग पोस्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है मेरे पास कस्टम एचटीएमएल का। कस्टम एचटीएमएल क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग अगर इस सारे सेक्शन से हट के चाहते हो, सर इस सारे सेक्शन से फजूल है, मुझे इनमें से किसी सेक्शन पे काम ही नहीं करना, मुझे तो काम करना है अपनी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो अपनी मर्जी से काम करने के लिए आप क्या करोगे, कस्टम एचटीएमएल पे जाओगे और कस्टम एचटीएमएल लैंग्वेज में कोई एक कोड लिख के यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, जो भी आप चीज यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, ठीक है। यानी कि आप कुछ भी हट के ऐड करना चाहते हो तो आप उसका कोड डेवलपर से लिखवाओगे और यहाँ आके कस्टम एचटीएमएल के अंदर उस कोड को पेस्ट कर दोगे। जैसे आप उस कोड को पेस्ट करोगे, उस कोड की पेस्टिंग से आपका वो एक नया सेक्शन यहाँ पे अपनी मर्जी का ऐड हो जाएगा, ठीक है। कस्टम एचटीएमएल के बाद मेरे पास ऑप्शन आती है फीचर्ड कलेक्शंस की। कलेक्शन इसमें क्या है, मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी है। अगर आपके पास एक से ज्यादा कैटेगरीज फॉल कर रही हैं, यानी कि आपके पास कोई 15-20 कैटेगरीज हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, हैंडबैग की है, क्लचेस की है, ज्वेलरी की है, कपड़ों की है, वेस्टर्न की है, ईस्टर्न की है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं आपके पास, उस केस में आप किसी 2-3 कैटेगरीज को हाईलाइट करके अपने मेन पेज पे शो करवाना चाहते हो, तो वो काम आपका किससे हो रहा होगा, फीचर्ड कलेक्शंस के, ठीक है। क्या नहीं जा रहा था, कौन सा, क्या मतलब नहीं जा रही थी, खत्म नहीं हो रहा था, ये वाला प्रोडक्ट वाला पेज है तो फिनिश हो रहा था, इससे पता नहीं क्या वो ऑटोमेटिकली पे बाजू हो गया था, तो ये क्या प्रॉब्लम। अब मुझे आप अगर दिखा दें किसी रेफरेंस में, चलिए हम अभी इसके ऊपर आते हैं ना, जब ऐड करके देखते हैं तो अब आप हमें बता देंगे सर यहाँ पे इशू आ रहा था, मैं वो बता दूंगा उसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। फीचर्ड कलेक्शन के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है मेरे पास फीचर्ड वीडियो का। अगेन ये भी बैकग्राउंड वीडियो से मिलता जुलता ही पार्ट है, बट फर्क इतना है कि बैकग्राउंड वीडियो आपकी वेबसाइट पे प्रोमिनेंट नहीं हो रही होगी, फीचर्ड वीडियो को थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया जा रहा होगा, उसको बॉर्डर्स दिए जा रहे होंगे, उसको एक डेडिकेटेड जगह दी जा रही होगी जिसके ऊपर ये प्रोमिनेंट हो रही होगी यूजर के लिए। फीचर्ड वीडियो के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है मेरे पास इमेज विद टेक्स्ट ओवरले। ओवरले क्या होता है, मैं जरा इधर आपको आके दिखा देता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैं जरा इधर आता हूँ अपनी वेबसाइट पे, इधर आ जाता हूँ अपने होम पेज पे। मैं जैसे ही होम पेज पे आता हूँ, शायद आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये जो स्लाइडर चल रहा है, इस स्लाइडर में जो इमेज है बैकएंड पे, मैं जरा इधर ऊपर आ जाता हूँ, जो बैकएंड पे इमेज आ रही है, इस इमेज के ऊपर एक हल्का सा ब्लैकिश टच आ रहा होगा, शायद आप लोग नोटिस कर रहे होगे, फील कर रहे होगे। ये जो ब्लैकिश टच है ना, इस टच को एक्चुअली हम लोग कहते हैं ये ओवरले है। ओवरले एक्चुअल के अंदर हम किसी भी एक कलर को करते हैं किसी भी इमेज के ऊपर, उसके ऊपर फ्रंट पे आने वाले टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करने के लिए। तो ये वाला जो मेरा पार्ट है इमेज विद टेक्स्ट ओवरले, ये मेरा वो वाला इमेज का पार्ट है जिसमें बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई खुद ब खुद उस इमेज को ऊपर ओवरले कर देता है ताकि उसके ऊपर आने वाला जो टेक्स्ट है वो क्या हो सके, प्रोमिनेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इमेज विद टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक का पार्ट कैसा है, मैं जरा नीचे आ जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, एंड हियर यू गो। बैकएंड बैकग्राउंड पे इमेज लगी हुई है, उस इमेज के ऊपर क्या है, ब्लॉक लगा हुआ है जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये पार्ट आप किसके थ्रू कर सकते हो, इमेज विद टेक्स्ट ब्लॉक के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या, अच्छा जी। इमेज विद टेक्स्ट ब्लॉक के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है मेरे पास इंस्टाग्राम फीड का। इंस्टाग्राम फीड का पार्ट एक्चुअली ऐसे होता है कि जिसके अंदर आप यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम फीड को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। हाँ जी भाईजान कैसे हैं आप, ठीक है, लास्ट में जो बैठे हुए हैं जो उधर देख रहे हैं, खैरियत से, घर जाने का दिल तो नहीं कर रहा दादा अभी, थोड़ा सा मॉड्यूल रह गया आप लोगों का महीने का ही, और महीने की सस्पेंशन आप लोगों के बैचेस में पहले भी हुई हुई है बच्चों की, तो आप लोगों को पता तो हो गई इसका नतीजा क्या है। उस नतीजे से बचने के लिए जरा सीधे होकर बैठ जाए हैं। आप लोगों का जो दोस्त है जैन, उससे पूछना, वो आपको बताएगा क्या होता है। जैन नहीं, जो आप लोगों का दोस्त, उससे पूछना, वो आपको बताएगा क्या होता है, ठीक है। ये आपको बता देगा अच्छे तरीके से, इसका मतलब नहीं भूलेगा वो।
अच्छा जी, इंस्टाग्राम फीड क्या होती है? जिसके अंदर आप अपनी इंस्टाग्राम फीड को इंटीग्रेट कर देते हो यहाँ पे, तो आपका इंस्टाग्राम फीड का जो बेसिक पोस्टिंग होती है उसको वो एक स्लाइड शो के तौर पे यहाँ पे शो करना शुरू कर देता है। अभी जो वो वाली स्लाइड शो है ना, ये पहले तो शॉपिफाई डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देता था, अब शॉपिफाई ने वो काम बंद कर दिया। शॉपिफाई कहता है कि अगर आपने अपनी इंस्टाग्राम फीड को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज करना पड़ रहा होगा। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, इस थीम की एक अपनी थर्ड पार्टी ऐप है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको बता देगा उसका नाम। उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें आप अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करोगे तो आपके इंस्टाग्राम फीड को आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर देगा। इस इंटीग्रेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है मैप का। आपका स्टोर किधर लोकेट करता है, उस लोकेशन को शो करने के लिए यहाँ पे आप अपनी मैप की लोकेशन शो कर सकते हो, ठीक है। रिच टेक्स्ट विद इमेज, इमेज के ऊपर आपका टाइटल, सब हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, इस तरह करके कुछ बहुत ज्यादा टाइट टेक्स्ट अगर आप ऐड करना चाहो तो उसके लिए आपको ये वाली ऑप्शन आती है। एंड थर्ड लास्ट एंड माय फेवरेट इज द ऑप्शन ऑफ शॉप द लुक। शॉप द लुक बड़ी मजे की ऑप्शन है। ये किस तरह काम करती है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इधर आ जाता हूँ नीचे, लैपटॉप के ऊपर ये कुछ इस तरह का व्यू देती है, बट मोबाइल पे ये बहुत मजे का व्यू दे रही होती है। वो इस तरह से कि होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मॉडल शूट लगा दिया। अब जैसे ही कोई यूजर आएगा उसको ये प्रोडक्ट नहीं शो होगी, उसको यहाँ पे सिर्फ ये मॉडल शूट शो हो रहा होगा। वही मॉडल शूट देख के जैसे ही इस ब्लैक बटन पे क्लिक करेगा उसके सामने ये प्रोडक्ट खुल के आ जाएगी, जो प्रोडक्ट इस पिक्चर के अंदर इस मॉडल ने पकड़ी हुई हो। नहीं, बटन पे लिंक नहीं लगाया होगा, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह काम करता है। मैं इधर आता हूँ, मेरे पास लगा हुआ है शॉप द लुक वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास लगा हुआ है शॉप द लुक वाला पार्ट, ठीक है। इस शॉप द लुक पार्ट के अंदर आप किस तरह से उसको दिखाना चाहते हो, मैं इधर आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है, जो आपने इमेज लगानी है यहाँ पे क्लिक करके आप इमेज लगा दो, जो भी आप इमेज शो करना चाहते हो मॉडल शूट के तौर पे। नीचे आ जाओ और यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, सिंपली जो भी आप प्रोडक्ट शो करना चाहते हो, डेट्स इट। कोई भी यूजर जैसे ही इमेज पे क्लिक करेगा उसके सामने बाय डिफॉल्ट पॉपअप करती हुई प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी, जो भी प्रोडक्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट की होगी। तो यूजर के लिए एक बड़ा मजे का इंटरफेस बन जाता है कि यूजर मॉडल शूट देखता है, उस पर क्लिक करता है, उसके सामने वो वाली प्रोडक्ट पॉपअप करती हुई आ जाती है, जिसको डायरेक्टली वो वहां से क्या कर सकता है, परचेज भी कर सकता है, ठीक है। शॉप द लुक के बाद नेक्स्ट मेरे पास लास्ट कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एड सेक्शन के ऊपर जाता हूं एंड लास्ट में मेरे पास पार्ट आ जाते हैं टेस्टिमोनियल्स के। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं, फीडबैक्स, यानी कि लोगों के जो आपको फीडबैक्स आए होते हैं वो आप यहाँ पे फेक डाल सकते हो, जेन्युइन डाल सकते हो। टाइमलाइन, टाइमलाइन के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि भाई मैं 2000 के अंदर मेरी कंपनी ये थी, 2020 के अंदर ये हो गई, 40 के अंदर ये हो गई, 50 के अंदर ये हो गई। अपने ब्रांड की एक अलग अलग छोटी सी टाइमलाइन डालने के लिए आप इस वाले पार्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है। इन सब चीजों के साथ आप सिंपली जो भी आप ऐड करना चाहो, जहां भी आप ऐड करना चाहो, उसको सिंपली विद अ सिंगल क्लिक ऐड करके उसकी सेटिंग में जाके आप अपनी मर्जी से उस पार्ट को, उस सेक्शन को अपनी मर्जी से अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन? जब कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो वो प्रोडक्ट कार्ट में जाएगी और उसके बाद वो उसको यूज करोगा। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा, लाइक मैं इधर हैं, नहीं लिंक नहीं लगाना पड़ता, मैं आपको बताता हूँ किस तरह होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, मैं ये वाली प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। मैंने ये वाली प्रोडक्ट खोली। अब आप अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हो तो आपकी प्रोडक्ट कहाँ चलेगी, कार्ट में चलेगी। अब आप चेकआउट पे जाके इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि सर नहीं मैं डायरेक्ट ही परचेज करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक करो, आपके सामने फॉर्म आ गया, इस फॉर्म के ऊपर अपनी डिटेल्स डालो और आपको ऑर्डर प्रोसीड हो जाएगा। आपको वो कार्ट में जाके उस चीज के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्म किस तरह क्रिएट करते हैं मैं वो भी आप लोगों को एक एक करके सब कुछ बता देता हूँ। जैसे ही कंप्लीट ऑर्डर करेगा यूजर, कंप्लीट ऑर्डर करने के बाद उसको शॉपिफाई की तरफ से एक मेल जाएगी, अगर उसने अपनी ईमेल ऐड की होगी कि थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर नंबर है, ये प्रोडक्ट का इतने में आपका ऑर्डर प्रोसीड हो गया। अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी होती है तो नीचे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसपे आपका गिवन कॉन्टैक्ट नंबर, गिवन ईमेल एड्रेस और सब कुछ प्रोवाइड किया गया होगा। एंड आगे थैंक यू फॉर योर शॉपिंग एंड ये वो इस तरह की फॉर्मेलिटी वाली ईमेल चली जाएगी। साथ यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर भी वो एक थैंक यू पेज पे लैंड कर जाएगा, जिसमें अगेन वही सब लिखा होगा, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, दिस एंड दिस, दैट्स इट। यहाँ पर परसेंटेज शो दिया है कितने आदमी और कितनी फॉलोइंग। हाँ ये भी शो होता है, सबकी सबकी रिकॉर्डिंग शो होती है, ठीक है। मैं वो भी आदमी ने ज्यादा खरीदी या लेडीज ने? नहीं, मेरी प्रोडक्ट ज्यादातर लेडीज ने खरीदी हुई है, ठीक है, बट जेंट्स भी इसके अंदर फॉल करते हैं, जरूर फॉल करते हैं गिफ्टिंग के केस के अंदर। यस, गिफ्टिंग के केस के अंदर फॉल करते हैं, बट मेनली मेरी प्रोडक्ट ज्यादा फीमेल्स के ज्यादा यूज करने वाली होती है, ठीक है।
अच्छा जी, मैं जरा यहाँ से वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि किस तरह से मैं सेक्शंस को ऐड करके कस्टमाइज कर सकता हूँ? किसी बंदे को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं जरा यहाँ से वापस आता हूँ अभी के लिए, और जरा आपको अगली चीजें बता देता हूँ इसमें किस तरह करनी है। बाय डिफॉल्ट जब आप शॉपिफाई के ऊपर अपना स्टोर बनाओगे ना, तो आपको जो यहाँ पे ऑप्शन शो होगी वो इस तरह की होगी कि लाइक आपने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद जब मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ तो जरा आपको दिखाता हूँ किस तरह का फॉर्म नजर आता है मेरे पास। चला गया। अच्छा, जब तक ये लोड हो रहा है, बल्कि हो गया बट हो रहा है, तब तक आप लोगों के साथ में अटेंडेंस लगा लेते हैं फटाफट। आयशा मुकद्दस, A60 वालों जरा अपनी अटेंडेंस लगवा लो फटाफट से। अब्दुल हादी, सुफियान हमीद ऑनलाइन है, सयाम गोरी, मोहम्मद जुएब, मोहम्मद अलीम, हमजा, नुमान तारिक, सुलेमान जावेद, नदीम अंजुम, हनान फैसल, असद सुहेल, लैला कासिम, मलिक ताहा, अरूज, ताहा असलम, कौन अरूज ऑनलाइन, एहसन अब्बास, मोहम्मद फसी, मदीहा, नौशीन, मोहम्मद मुजम्मिल, समर अब्बास, खुशबख्त, मोहम्मद नबील, जिशान अली, सोबिया, आयशा हमीद, कौन कौन निशान अली ऑनलाइन है? अच्छा, मोहम्मद तोकीर, मुकद्दस अमीर, मोहम्मद बिलाल, That's it. ये दो आपकी एब्सेंट नहीं थी हैं? ऑनलाइन नहीं थी आपने, फिजिकल नहीं थी आपने, तो दोनों दिन आपने बोला क्यों नहीं? अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है आज का, जरा फटाफट से सुन लेना, फिर आज के सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। जब आप शॉपिफाई के ऊपर अपना अकाउंट बनाओगे ना, तो शॉपिफाई पे अकाउंट बनाने के बाद शॉपिफाई बाय डिफॉल्ट आपका जो चेकआउट फॉर्म है ना, वो कुछ इस तरह का बना देगा, लाइक दिस। ये आपका शॉपिफाई बाय डिफॉल्ट एक चेकआउट फॉर्म बना देगा, जिसके ऊपर आप एड टू कार्ट अगर कस्टमर कर रहे हैं तो अभी वो इसी पे आ रहा होगा, अगर वो बाय नाउ कर रहा है तब भी वो इसी के ऊपर आ रहा होगा।
अब यहाँ पे इस फॉर्म को आप किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो हम उसके ऊपर आ जाते हैं, बट उससे पहले एक चीज शायद आपने देखी होगी कि जब आपने मेरी वेबसाइट पे मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया था तो आपके सामने एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म खुल के आ गया था। ये एक थोड़ा सा प्रोफेशनल किस्म का फॉर्म है जिसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स रिक्वायर्ड है, जबकि अगर आप मेरे बाय नाउ वाले फॉर्म को देखो तो वो बड़ा सिंपल सा फॉर्म है। मैं जरा आपको दोबारा जाके दिखा देता हूँ अपना बाय नाउ वाला फॉर्म। मैं अपनी वेबसाइट पे वापस जाता हूँ और किसी भी प्रोडक्ट पे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड हियर यू गो। आप देख सकते हो किसी वेब पेज का लोड होने का उसने टाइम नहीं लिया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, भाई सीधी बात, नो बकवास, कंप्लीट ऑर्डर, चलो जी डन, आगे फॉरवर्ड करो। ठीक है, ये चीज मैंने क्यों की हुई है, ये चीज सिर्फ इस वजह से की हुई है ताकि कस्टमर का टाइम जाया होने से बच सके। अब ये चीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सिंपली अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है और जिस तरह मेरे पास अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में प्लगइन्स होते थे बिल्कुल उसी तरह मुझे पास शॉपिफाई स्टोर के अंदर एप्स देखने को मिलती है। यहाँ पे मेरे पास प्लगइन्स नहीं होते, यहाँ मेरे पास एप्स होती है। शॉपिफाई का अपना ऐप स्टोर होता है। ठीक है, ऐप स्टोर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने इस पे क्लिक कर देना है, यहाँ आप आ गए हो इसके ऐप स्टोर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप आके कुछ भी सर्च कर सकते हो। मैंने जो सी ऐप इस बाय नाउ के फॉर्म के लिए डाउनलोड की हुई है दैट इज विद द नेम ऑफ रिलीज इट सीओडी फॉर्म। आपने ये वाली ऐप सिंपली सर्च कर लेनी है, जैसे आप सर्च करोगे आपको इंस्टॉल करने की ऑप्शन आएगी, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर इंस्टॉलिंग आपके पास सेटअप की ऑप्शन आएगी, आपने कुछ बेसिक डिटेल्स ऐड करनी है एंड आपका रिलीज इट सीओडी फॉर्म आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ये आपकी वेबसाइट पे दो काम आप इसे करवा सकते हो। एक तो ये जो बाय नाउ का बटन है इसे डांस करवा सकते हो यहाँ पे, ताकि यूजर जब भी आपकी प्रोडक्ट पे आए तो वो और किसी जगह टाइम वेस्ट करने की बजाय इसके जो ये जो उछल कूद है इसके ऊपर अट्रैक्ट होकर रुक सके और इसके ऊपर उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो सके। सेकेंडली आप इस बाय नाउ के बटन को स्टिक कर सकते हो, दैट इज माय फेवरेट थिंग। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ, जैसे मैं इस प्रोडक्ट पे आता हूँ यूजर डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए या इमेजेस देखने के लिए फॉर एग्जांपल नीचे मूव ऑन करता है, नीचे मूव ऑन करता है। अच्छा ये लैपटॉप है तो इसके ऊपर आपको शायद हाँ लैपटॉप के ऊपर ही शो नहीं हो रहा। जब मोबाइल के ऊपर आते हो, मोबाइल पे अगर कोई यूजर आता है और आके कहीं नीचे स्क्रॉल डाउन करता है तो ये जो बाय नाउ वाला बटन है ना ये इसके फोन की नीचे लाइन के ऊपर स्टिक हो जाता है, जाके चिपक जाता है। अब वो यूजर कहीं भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, प्रोडक्ट इमेज पे जाए, बाय नाउ का बटन नीचे स्टिक हो जाएगा, ताकि उससे गलती से भी अगर उधर हाथ लग जाए बाय नाउ के बटन पे तो उसके सामने बाय नाउ वाला फॉर्म खुल के आ जाए। ठीक है, और हम लोग तो चाहते ही ये है कि यूजर के सामने किसी तरह बस एक बाय नाउ वाला फॉर्म आ जाए ताकि वो किसी तरह एक दफा परचेज कर ले। यहाँ पे आगे अगर उससे गलती वाला लग गया वो वापस भी तो जा सकता है, वापस भी जा सकता है, बट कन्वर्जन का रेट भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, मेरा कन्वर्जन का रेट लिटरली से बहुत बेहतर हुआ है। अच्छा जी, वापस आते हैं। रिलीज इट सीओडी फॉर्म के अलावा और भी काफी मल्टीपल एप्स हैं जो आप इसके ऊपर कर सकते हो। करने के बाद उसको आप यहाँ पे आके एडिट कर सकते हो। जो रिलीज इट सीओडी फॉर्म है ये आपको मंथली 100 ऑर्डर्स फ्री प्रोवाइड करता है। बाय नाउ के बटन पे क्लिक करने वाले, चेकआउट वाले आपके जितने मर्जी आ जाए उसमें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बाय नाउ वाले 100 ऑर्डर्स फ्री प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये आपको कहता है भाई तो फिर दूसरे अकाउंट पे जाके नहीं ले लेते दोबारा से। अच्छा जी, इधर जरा वापस आ जाना। रिलीज इट सीओडी फॉर्म आपको मंथली 100 ऑर्डर्स फ्री प्रोवाइड करेगा बाय नाउ के बटन पे क्लिक होके आने वाले, एंड उसके बाद जो उससे अगले ऑर्डर्स होंगे सारे उनके ऊपर आपको रिलीज इट को पे करना पड़ेगा। बाय देन अगर आप अपने चेकआउट फॉर्म को या बाकी किसी भी चीज को कस्टमाइज करना चाहते हो तो उसकी कस्टमाइजेशन अब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि आज का टाइम पहले ही तकरीबन पूरा हो चुका है 1 बजे का। इसके अलावा आप यहाँ पे आके और भी मल्टीपल किस्म की एप्स को डाउनलोड कर सकते हो अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए। लाइक एक ऐप रिलीज इट के अलावा जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए, दैट इज द ऐप ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आपने सिंपली आके यहाँ पे सर्च करना है
फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के नाम से आपको ये एक ऐप देखने को मिल जाएगी। आपने सिंपली इस ऐप पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐप पे क्लिक करोगे, डाउनलोड करने के बाद आप इस ऐप पे क्लिक करोगे, वो आपको बोलेगा अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लो। जैसे आप अपने फेसबुक का आईडी पासवर्ड डालोगे, ये आपसे पूछेगा आप अपने किस फेसबुक पेज को इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। फेसबुक पेज कनेक्ट करने के बाद ये आपका एक पिक्सेल अटैच कर देगा ऑटोमेटिकली आपका शॉपिफाई स्टोर के साथ आपके ऐड अकाउंट का। जो काम आपको वर्डप्रेस में प्लगइन के अलावा मैन्युअली हेडर सेक्शन में जाके कोड पेस्ट करके करना पड़ रहा था, वो काम यहाँ पे आपका ये वाली ऐप खुद ब खुद कर देगी। आपने यहाँ पे सिर्फ अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है एंड ऑटोमेटिकली शॉपिफाई आपका पिक्सेल भी अटैच कर देगा उसके साथ एंड साथ ही साथ आपकी कैटलॉग भी बना देगा। हम लोगों ने कैटलॉग पढ़ी थी, शायद आप लोगों को सबको याद होगा, सेल्स की ऐड में कैटलॉग पड़ी थी। शॉपिफाई बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद अपनी तरफ से आपकी कैटलॉग भी बना देगा, जिस कैटलॉग के अंदर आपकी वेबसाइट की सारी पिक्चर्स भी उठा के डाल देगा। ठीक है, तो अपनी तरफ से शॉपिफाई की तरफ से एक गिफ्ट होगा आपके लिए कि एक फ्री में कैटलॉग जो कि डेली अपडेट भी होगी। जो प्रोडक्ट्स आप पीछे डाल रहे हो शॉपिफाई पे, कम कर रहे हो, छेड़ रहे हो, एडिट कर रहे हो, वो सारी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली आपकी उस कैटलॉग में अपडेट भी होना शुरू हो जाएंगे। लाइक मैंने आप लोगों को अपनी कैटलॉग दिखाई होगी शॉपिफाई प्रोडक्ट्स कैटलॉग के नाम से, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि मेरी सारी प्रोडक्ट्स ऑटो अपडेटेड यहाँ पे आ रही हैं। वो प्रोडक्ट्स कैटलॉग बनी तो शायद बहुत देर पहले थी, बट आज के दिन में भी कोई भी चेंजिंग जो मैं शॉपिफाई के ऊपर जाके करता हूँ वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है मेरी उस कैटलॉग में, जिसकी वजह से मेरी एडवांटेज सेल कैटलॉग ऐड बहुत ही मजे की चल रही होती है सिर्फ इस काम की वजह से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? आज के सेशन को हम लोग यहीं पे करते हैं वाइंड अप। इंशाल्लाह मिलते हैं कल हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने शॉपिफाई की बाकी सारी बेसिक सेटिंग्स को डिस्कस करके शॉपिफाई को कल के दिन में क्लोज कर दें, वाइंड अप कर दें। बाय देन कल के लिए आप लोगों की एक छोटी सी असाइनमेंट है, वो मासूमाना सी असाइनमेंट आप लोग सुन लो और उसके बाद आज के सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं। असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि कल आप लोगों ने मुझे बना के लाके देनी है एक शॉपिफाई का स्टोर, जिसका मेन होम पेज आप लोग रेडी करके ला रहे होगे। आप लोगों ने शॉपिफाई का फ्री वाला प्लान लेना है, $1 वाला भी अभी नहीं लेना, 3 दिन वाला फ्री ट्रायल लेना है। थीम्स मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सेंड कर दूंगा, आप लोगों के फ्री ट्रायल लेना है आप लोगों ने। और उस फ्री ट्रायल के ऊपर कल के दिन में मुझे आप सबकी तरफ से एक शॉपिफाई का स्टोर रेडी चाहिए। कोई प्रोडक्ट उठा लो, टेक एक्सेसरीज उठा लो, उसकी गूगल पे पिक्चर्स पड़ी होंगी, फर्नीचर उठा लो, कपड़े उठा लो, कोई प्रोडक्ट जिस पे आप काम करना चाहते हो या आपने सोचा हुआ काम करने का, वो प्रोडक्ट उठा लो, उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स उठाओ गूगल से और मुझे प्रॉपर एक स्टोर आपने मेन होम पे रेडी करके लाके देना है कल के दिन में। बाकी आगे प्रोडक्ट्स किस तरह ऐड होनी है, किस तरह से कलेक्शंस ऐड होनी है, किस तरह से सब कुछ होना है, वो हम कल इंशाल्लाह सीखेंगे। बाय देन जितना आज हमने सीखा है इस सब के ऊपर रहते हुए एक स्टोर आप लोग कल के दिन में रेडी करके ला रहे होंगे। है ना यहाँ तक सबको? उसको बना लो, ठीक है, डन हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कल के लिए आप कल लास्ट क्लास हो गया।